बड़ी खबर आ रही है। इस बीच ईरान ने जारी की है डील ड्राफ्ट की तस्वीर। बिग ब्रेकिंग न्यूज। प्रस्ताव दस्तावेज पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हैं और ट्रंप के बाद पेजेश्कियान के भी दस्तखत। मानवता के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज, ईरान ने इसको क्लेम किया है। युद्ध का स्थायी समाधान भी निकलेगा। ईरान की तरफ से इस दस्तावेज में को प्रस्तावित करते हुए दिखाते हुए इस बात की ताकीद की गई है कि जब दस्तखत हो गए हैं तो स्थायी समाधान भी निकलेगा। वर्साई पैलेस की चमचमाती लाइटों के बीच ट्रंप ने जिस समझौते पर दस्तखत किए उसकी हर शर्त के पीछे व्हाइट हाउस की मजबूरी और ईरान की बड़ी कूटनीतिक जीत साफ दिख रही है। लेकिन असली सस्पेंस 60 दिनों की इस डेडलाइन पर है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजरायल के आक्रामक तेवर इस कागजी शांति को कभी भी बारूद में बदल सकते हैं। सवाल यह भी उठ रहा है, क्या इस समझौते से अरब में शांति आएगी या फिर ईरान अगले 60 दिनों में और ज्यादा ताकतवर होकर उभरेगा। ईरान अमेरिका में समझौते की करीब करीब तमाम शर्तें अमेरिका के लिए सेल्फ गोल साबित हो रही हैं। भले ही ट्रंप दुनिया को डील एक जीत की तरह दिखाएं, लेकिन उनकी व्याख्या की जाए तो ट्रंप की हार दिख रही है। करार की पहली शर्त है हॉर्मुज़ से नाकाबंदी हटेगी और इसमें ट्रंप का सेल्फ गोल ये है कि ईरान टोल वसूलेगा या नहीं, इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। दूसरी शर्त में है अमेरिका ईरान की आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा, लेकिन इसमें भी ट्रंप का दूसरा सेल्फ गोल है कि वो अब ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं करा पाएंगे। करार की जो तीसरी शर्त है, ईरान को अमेरिका 28 लाख करोड़ की सहायता देगा। इसमें ट्रंप का सेल्फ गोल ये है कि इसे ईरान हमलों के एवज में दिया मुआवजा बताकर प्रचारित कर सकता है। चौथी शर्त में है कि ईरान से आर्थिक प्रतिबंध हटेंगे, जिसमें ट्रंप का सेल्फ गोल कहा जा सकता है। जब प्रतिबंध हटाने थे तो इतने लंबे युद्ध की जरूरत क्या थी। पांचवी शर्त में है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, जबकि इसमें ट्रंप का सेल्फ गोल ये है कि यूरेनियम संवर्धन पर रोक की कोई बात नहीं हुई है, यानी ईरान चोरी छिपे संवर्धन कर सकता है। पहली मजबूरी अमेरिका में बढ़ता विरोध, दूसरी मजबूरी अमेरिका का बढ़ता सैन्य खर्च, तीसरी मजबूरी अरब देशों का बढ़ता दबाव, चौथी मजबूरी नाकाबंदी से बढ़ते तेल के दाम, पांचवी मजबूरी सैन्य ठिकानों पर हमले का डर, छठी शर्त है सभी मोर्चों पर संघर्ष खत्म। लेकिन अभी भी लेबनान में हिजबुल्लाह इजरायल के युद्ध की स्थिति स्पष्ट नहीं है। क्या ट्रंप बेंजामिन को इसके लिए तैयार कर पाएंगे? सातवीं शर्त में 60 दिनों में अंतिम समझौता रखा गया है, लेकिन मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु प्रोग्राम पर बात नहीं बनी तो फिर समझौते का क्या फायदा होगा। आठवीं शर्त में हॉर्मुज़ तुरंत खुलेगा, ईरान 60 दिन टोल फ्री रखेगा, लेकिन इस पर भी सस्पेंस है। ईरान ओमान के साथ मिलकर समुद्री सेवाओं के लिए टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है। नौवीं शर्त में ईरान को ग्लोबल मार्केट में निर्यात पर छूट, इससे तो ईरान किसी भी देश को तेल दे सकता है, जिसमें चीन सबसे बड़ा खरीदार पहले से ही है। 10वीं शर्त में ईरान की जब्त संपत्ति वापस होगी, यानी ईरान को आर्थिक मंदी से निकलने के लिए पैसा मिल जाएगा। इजरायल का पहला टारगेट नतान्ज फोर्डो एटमी सेंटर है, जहां हमला हुआ। रेडियोधर्मी रिसाव का खतरा है, साथ ही इजरायल यूरेनियम पर कब्जा कर सकता है। दूसरा टारगेट तेहरान है, जहां सैन्य और कमांड हेडक्वार्टर है। वहां हमला होने पर सेना तक ऑर्डर नहीं पहुंच पाएंगे, गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। तीसरे नंबर पर है बंदर अब्बास, जो एक ऑयल पोर्ट और नेवल बेस है। वहां हमला होने पर तेल सप्लाई पूरी तरह टूट जाएगी। साथ ही हॉर्मुज़ से ईरान का कंट्रोल हटने का खतरा है। अगला टारगेट इस्फहान तबरीज है, जो मिसाइल सिटी और प्रोडक्शन प्लांट है, जहां हमला होने से जवाबी ताकत कमजोर पड़ सकती है। साथ ही प्रॉक्सी गुटों तक हथियार नहीं पहुंचेंगे। पांचवा टारगेट अराक है, जो भारी जल संयंत्र है। यहां हमला होने से प्लूटोनियम संवर्धन रुकने का खतरा है, जिससे ईरान की एटॉमिक क्षमता खत्म हो सकती है। ट्रंप ईरान को बर्बाद करने चले थे, लेकिन जिन शर्तों पर अमेरिका समझौता कर रहा है वो ईरान की एक बहुत जीत मानी जा रही है, बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। ट्रंप के फैसलों से अगर सबसे ज्यादा सदमा किसी को लगा है तो वो है इजराइल। ईरान मिशन पर इजराइल अमेरिका के हर कदम पर साथ था, लेकिन इजराइल जो चाहता था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। ईरान की मिसाइल कार्यक्रम को लेकर किसी तरह की शर्त नहीं है। ईरान अब इतना मालामाल होने वाला है कि प्रॉक्सी संगठनों की हर मांग पूरी कर सकता है। समझौता ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन इजरायली जनता को नेतन्याहू को जवाब देना है। अमेरिका ईरान का समझौता नेतन्याहू के राजनीतिक करियर को भी तबाह कर सकता है।
अमेरिका ने मिसाइलों को लेकर कोई शर्त नहीं रखी है। ईरान में मिसाइल कार्यक्रम पहले की तरह चलता रहेगा। ईरान पहले से अधिक ताकतवर मिसाइलें बना सकेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है, हमारी मिसाइलें दागने के लिए हैं, उन पर बातचीत करने के लिए नहीं। ईरान की रक्षा क्षमताओं पर किसी भी प्रक्रिया में या किसी भी पक्ष के साथ कोई चर्चा नहीं होगी। नेतन्याहू अब इजरायली जनता को क्या जवाब देंगे? अक्टूबर में इजरायल में चुनाव में हार का खतरा है। विपक्ष भी पीएम नेतन्याहू से सवाल पूछ रहा है। नेतन्याहू ने वादा किया था ईरान में यूरेनियम का संवर्धन नहीं होगा, लेकिन समझौते में इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है। नेतन्याहू ने वादा किया था कि ईरान सिर्फ सीमित दूरी की मिसाइलें बना सकेगा, समझौते में इसका भी जिक्र नहीं है। हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठनों को लेकर भी कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका से नेतन्याहू इस वक्त मायूस भी हैं और नाराज भी, क्योंकि मिसाइलों को लेकर अमेरिका ने कोई शर्त नहीं रखी है। ईरान में मिसाइल कार्यक्रम जारी रहेगा। ईरान अब ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का मिशन शुरू कर सकता है। चीन रूस की मदद से ईरान अब और घातक मिसाइलों का प्रोडक्शन करने वाला है। ईरान में मिसाइल बनाने पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। इसके अलावा अमेरिका ईरान से प्रतिबंध भी हटाने वाला है, जिसके बाद ईरान तेल के कारोबार से मालामाल हो जाएगा। ईरान से प्रॉक्सी संगठनों को और ज्यादा फंड मिल सकता है। इजराइल को लग रहा है कि ईरान की दौलत से प्रॉक्सी संगठन और मजबूत होंगे। लेबनान में इजरायली मिशन कामयाब नहीं होगा और हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं हो पाएगा। ईरानी तेल व्यापार से भी प्रतिबंध हटने वाला है, जिसके बाद ईरानी टैंकर्स पर बैन नहीं रहेगा। इजराइल को अंदेशा है कि तेल के बहाने ईरान हथियार सप्लाई भी कर सकता है। ईरान से अब प्रॉक्सी को और हथियार मिलेंगे। ईरान भविष्य में इजराइल से बदले का मिशन भी शुरू कर सकता है। इस समय इजराइल के प्रधानमंत्री को एक मुश्किल संतुलन बनाना है। एक तरफ उन्हें ट्रंप को नाराज नहीं करना है और दूसरी तरफ उन्हें अपने सहयोगियों और इजराइल की जनता को भी खुश रखना है, जो लेबनान से हटने या वहां युद्ध खत्म करने की किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। मुज्तबा पुतिन में नई डील हुई है। ईरान रूस से 20 हेलीकॉप्टर खरीदेगा। रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर्स VK-2500 टर्बो शाफ्ट इंजन से लैस है। हेलीकॉप्टर के जरिए ईरानी सेना और कर्मचारियों की द्वीपों तक पहुंच आसान होगी। ईरान के पास द्वीपों की सुरक्षा को लेकर कोई खास प्लान नहीं है। ईरान द्वीपों के बीच सफर के समय को बेहद कम करना चाहता है। ईरान के पास इमरजेंसी हालात के लिए भी हेलीकॉप्टर नहीं है। ईरान ने जो लगातार जानकारियां मिल रही है, उसके साथ जो ट्रंप ने MOU पर दस्तखत किए हैं, समंदर में अमेरिकी नाकाबंदी इसके बाद हट गई है और ईरान के तेल टैंकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए रवाना हो गए। लेकिन अमेरिकी मीडिया से लेकर खुद डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ही पार्टी के नेता इस डील पर भड़क गए हैं। आरोप लग रहा है कि जो ट्रंप ओबामा की 2015 में ईरान के साथ हुई परमाणु डील को इतिहास की सबसे खराब डील बताकर तोड़ रहे थे, आज वो खुद ईरान के दबाव में आकर उससे भी कमजोर समझौता करके ईरान के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गए हैं। हालात ये है कि ईरान के अखबार ट्रंप और जेडी वेंस की तस्वीरों के साथ इसे अमेरिका की सबसे करारी हार बता रहे हैं। तो क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है? इस रिपोर्ट में देखिए। इस नए समझौते के तहत डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान को तुरंत कच्चा तेल बेचने की खुली छूट दे दी है। इसके अलावा ईरान के केंद्रीय बैंक के मुताबिक दुनिया भर के बैंकों में सीज पड़ी ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति को भी बहाल करने की मंजूरी दे दी गई है। इतना ही नहीं, फ्रांस में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए बनाए जा रहे 300 अरब डॉलर के भारी भरकम वैश्विक फंड पर सफाई देनी पड़ी। लेकिन अमेरिकी मीडिया इस बात पर सवाल उठा रहा है कि आखिर युद्ध टालने के लिए अमेरिका को ईरान के सामने इतनी बड़ी आर्थिक रियायतें क्यों देनी पड़ी। ट्रंप बराक ओबामा के 2015 में हुए JCPOA समझौते पर सवाल उठा रहे हैं। ओबामा का JCPOA 150 पेज का यानी 150 पन्नों का समझौता विस्तृत समझौता था, लेकिन ट्रंप के MOU में सिर्फ 14 बिंदु है। JCPOA में ईरान के परमाणु कार्यक्रम की किसी भी वक्त IAEA से निगरानी हो सकती थी। ट्रंप ने ये तकनीकी शर्तें बाद के लिए छोड़ दी हैं। ओबामा की डील में शर्त थी कि ईरान 3.67% से ज्यादा यूरेनियम संवर्धन नहीं कर सकता। ट्रंप की डील में ऐसी कोई सीमा तय नहीं है।
ओबामा ने ईरान के सेंट्रीफ्यूज में भारी कटौती की शर्त रखी थी, जबकि ट्रंप ईरान में ही संवर्धन पर सहमत होते दिख रहे हैं। अब बात ब्रेकआउट टाइम की, यानी वो समय जो किसी देश को संवर्धित यूरेनियम जुटाने में लगता है। ओबामा की डील ने इस समय को बढ़ाकर 1 साल से ज्यादा, यानी परमाणु बम से 1 साल और दूर कर दिया था, जबकि ट्रंप के नए समझौते में ये साफ नहीं है कि ईरान कितनी जल्दी बम बना सकता है। ओबामा के समझौते में अमेरिका के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन और यूरोपीय यूनियन भी शामिल थे, लेकिन ट्रंप का समझौता सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच है। तो सवाल यह है, किसका समझौता ज्यादा मजबूत है? साल 2018 में ट्रंप ने ओबामा के समझौते का विरोध किया था और अब ईरान के साथ MOU साइन कर लिया। ट्रंप ने ओबामा की डील को भयानक और एक तरफा बताया था और अब ट्रंप ने ईरान का तेल निर्यात बहाल करके एक तरफा राहत दे दी है। ट्रंप ओबामा के समझौते को फ्रीज संपत्तियां बहाल करने की वजह से सबसे खराब डील बता रहे हैं और अब वही ईरान की फ्रीज संपत्तियां बहाल कर रहे हैं। ट्रंप ओबामा की डील के बारे में कह रहे थे कि ईरान को पैसा नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब $300 के निवेश की बात सामने आ रही है। ट्रंप ने 2018 में ओबामा की JCPOA डील्स ये कहते हुए खत्म कर दी थी कि ईरान कभी वार्ता में नहीं हारता, लेकिन अब लग रहा है कि ट्रंप खुद ईरान के साथ वार्ता में हार गए हैं। रिपब्लिकन नेता निकी हेली और सीनेटर बिल कैसिडी ने इस समझौते को दशकों की सबसे खराब विदेश नीति और ईरान के सामने आत्मसमर्पण करार दिया है। उनका आरोप है कि इस समझौते की शर्तें बेहद अस्पष्ट हैं और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अंतिम बातचीत से ठीक पहले ही ईरान को वित्तीय राहत देकर अमेरिका के हाथ का सबसे बड़ा दबाव खो दिया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने बड़े गर्व से दावा किया था कि उन्होंने इस समझौते में डेवलप के साथ साथ प्रोक्योर शब्द को भी जुड़वाया है, ताकि ईरान किसी तीसरे देश से भी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। लेकिन CBS न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बराक ओबामा की 2015 की पुरानी डील यानी JCPOA में भी ये बात पहले से ही बेहद सख्त नियमों के साथ शामिल थी। यानी ट्रंप का ये नया MOU सिर्फ शब्दों की बाजीगरी नजर आ रहा है, क्योंकि इसे जमीन पर कैसे लागू किया जाएगा इसका कोई खाका इस 14 बिंदुओं के दस्तावेज में नहीं है। ट्रंप ने जिस तरह ईरान को हॉर्मुज का किंग बना दिया है, उसके बाद यूरोप के देशों में खलबली मची है। स्थिति यह है कि इस डील के बाद भी जर्मनी ने अपने फुल्दा नाम के माइन खोजने वाले जहाज को लाल सागर में भेजा है। इसके साथ मोसेल नाम का दूसरा वॉरशिप मिशन को सपोर्ट देगा। यानी ट्रंप की डील पर यूरोप के देशों को भरोसा नहीं है और वो खुद अपने तेल रूट की सुरक्षा में जुट गए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक 50 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर 3 बड़े टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं। MOU पर दस्तखत होने के तुरंत बाद कम से कम 11 ईरानी जहाजों के समुद्री आवाजाही फिर शुरू करने का दावा भी किया गया है। हस्ताक्षर कैसे बहुत कुछ बदलने की ताकत रखता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ईरान अमेरिका डील है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक साइन ने सारे समीकरण को बदल कर रख दिया। एक दूसरे के दुश्मन कहे जाने वाले ईरान अमेरिका में समझौता हो गया, तो दूसरी तरफ इजराइल अमेरिका जैसे सबसे बड़े सहयोगी एक दूसरे के विरोधी बन गए। कैसे ट्रंप के तल्ख बयान हिजबुल्लाह के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं? क्या ये एक संघर्ष की आहट है? देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रंप ने कहा कि हिजबुल्लाह से निपटने में इजराइल से बेहतर काम सीरिया कर सकता है। इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान तो चला रहा है, लेकिन उसमें आम लोगों की जान भी जा रही है। इजराइल सबको मारे बिना यह काम नहीं कर सकता, इसलिए सीरिया को यह काम करना चाहिए। इस समर्थन के बिना इजराइल की स्थिति बेहद कमजोर हो सकती थी। अमेरिका के बिना आज इजराइल का कोई वजूद ही नहीं होता। इसके बाद ट्रंप ने अमेरिका को बड़ा पार्टनर बताते हुए इजराइल को बेहद छोटा पार्टनर बताया, क्योंकि अगर इजराइल लेबनान में जंग जारी रखता है तो ईरान अमेरिका समझौते पर संकट आ सकता है। फिर ट्रंप के पास इजराइल से किनारा करने का विकल्प बचेगा। इजराइल अब तक अमेरिकी सैन्य समर्थन के भरोसे लेबनान पर आक्रामक हमले कर रहा है। अमेरिका के किनारे करते ही हथियारों की मदद बंद हो जाएगी। जंग के मोर्चे पर इजराइल अकेला पड़ जाएगा। हिजबुल्लाह, हूती और ईरान मिलकर इजराइल को समतल कर सकते हैं। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल के प्रोजेक्ट को नाकाम कर दिया है। इजराइल का लेबनान में विस्तार नहीं हो सकता है। हिजबुल्लाह ने लेबनान को बचा लिया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च से अब तक लेबनान पर हुए इजरायली हमलों में कम से कम 3,884 लोग मारे गए हैं। करीब 11,856 लोग घायल हुए हैं।
हमले की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोगों को दक्षिणी लेबनान से जबरन विस्थापित होना पड़ा है। यूक्रेन ने बुधवार आधी रात के बाद से रूस पर बड़े हमले की शुरुआत कर दी है। इसे अब तक सबसे बड़ा ड्रोन हमला माना जा रहा है। मॉस्को में एक रिफाइनरी जल रही है तो वहीं कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रात भर में करीब 1000 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया है। इनमें करीब 200 ड्रोन राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से कुल 550 से अधिक हमला ड्रोन से किया गया। मॉस्को पर टारगेट करके यूक्रेन ने 180 ड्रोन से हमला किया था। नेटो के एक देश ने ऐतिहासिक परमाणु बैन को बदलकर सीधे पुतिन की दहलीज पर परमाणु हथियार तैनात करने का रास्ता साफ कर दिया है। इसके बाद रूस और नेटो की सीमा पर अब बारूद नहीं बल्कि दुनिया को राख करने वाले परमाणु हथियार तैनात हो रहे हैं। 125 सांसदों ने समर्थन किया, 61 सांसदों ने विरोध किया और फिनलैंड की संसद ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दशकों पुराने उस प्रतिबंध को हटा दिया जो उसकी धरती पर परमाणु हथियारों की एंट्री को रोकता था। फिनलैंड की संसद के इस फैसले के बाद पुतिन ने यूरोप की तबाही का फाइनल वारंट साइन कर दिया है। रूस ने फिनलैंड और नॉर्वे की सीमाओं पर 1 लाख से ज्यादा घातक सैनिकों की नई फौज खड़ी कर दी है। इतना ही नहीं, रूस ने फिनलैंड की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा पर अपने सबसे खतरनाक परमाणु हथियार तैनात करने शुरू कर दिए।